वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूं जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठे, जन्म कुंडली के 8वें और जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर इन भावों में किसी भी भाव के अधिपति का संबंध बन जाता है तो कैसा परिणाम रहता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने शिव पुराण के महात्मा अध्याय के 49वें श्लोक की बात की है, जिसमें कहा गया है, सूत जी ने सौनक जी से कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि संपूर्ण वेद, 6 शास्त्र, संपूर्ण इतिहास, ब्राह्मण, आरण्यक जितने ग्रंथ हैं, इन सभी में इस महान शिव पुराण को परम कल्याणकारी बताया गया है। ऐसा मुमुक्षी को सोचना ही चाहिए और ऐसा ही सोच करके इसका नित्य पाठ करना चाहिए। क्लियर है? आइए कार्यक्रम शुरू करें। उससे पहले आप जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें कमेंट में और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। आइए मैं विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर लग्न के अधिपति, तृतीय के अधिपति, पंचम के अधिपति, नवम के अधिपति, 12वें के अधिपति, किसी भी भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव के स्वामी अगर, जैसे खास करके अगर लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम के स्वामी या पंचम के या नवम के स्वामी अगर तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो चिंताएं देते हैं अपनी दशा में भी और वैसे भी अवस्थागत। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो उसको किस चीज की चिंता देगा? तो ये प्रधानतया ऐसी स्थितियों में देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के विवाह को अवरोध में जाते देखा जाता है। अगर पंचम भाव के स्वामी चाहे कोई भी ग्रह बनते हों, अगर अष्टम भाव में बैठेंगे, अब जैसे मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली में पंचमेश के साथ साथ 6वें भाव के भी स्वामी शनि ग्रह होते हैं, शनिदेव होते हैं, तो वो पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के विवाह में कमजोरी देंगे या व्यक्ति को जितना प्रेम मिलना चाहिए समाज से उतना नहीं मिलता। ठीक उसी तरीके से अगर भाग्य भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में बैठेगा या 12वें भाव में बैठेगा तो भाग्य से संबंधित चिंताएं देते हैं। फिर उसको व्यवसाय में नुकसान हो, भाग्य का सुख कमजोर मिले, पितरों का आशीर्वाद न मिले, धर्म में मन नहीं लगता, आध्यात्मिकता कम होती है, कृपण होता है, दानी नहीं होता, चिंतन नहीं करता, आध्यात्मिक मनोवृत्ति नहीं रहती और धर्म का प्रभाव जब कमजोर होता है तो व्यक्ति से मांगलिक और धार्मिक कृत्य बड़ा कम होता है। वो किसी के लिए भी मदद के लिए तैयार नहीं रहता, वो चैरिटी नहीं करता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी अगर धन भाव में भी बैठेंगे तो वो मारक भाव है, वहां से भी भाग्य की चिंताएं देते हैं। वैसे वो महान भाग्यशाली योग लगाते हैं, पैतृक संपत्ति मिलेगी, पर भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में बैठेगा तो पैतृक संपत्ति देने के साथ साथ उस व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को नुकसान में भी लेके जाता है। कई बार वो व्यक्ति उस संपत्ति को बढ़ा नहीं पाता। या अगर भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में बैठेंगे तो भाग्य से धन तो मिल जाता है, पैतृक संपत्ति का जीवन में समावेश होता है, पर उस धन को व्यक्ति वृद्धि में नहीं करके कई बार कमजोरी में चला जाता है। व्यापार नुकसान में रहे, आर्थिक विपन्नता रहती है, धन को लेकर के चिंताएं बनी रहती हैं। तो इस तरीके की समस्याएं अगर धन भाव के स्वामी 12वें बैठे हों, भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में, और उसी तरीके से अगर भाग्य भाव का स्वामी तीसरे में बैठेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अब विवश करता है मेहनत करने पे, खूब रगड़ करके मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसको कोई भी चीज या कोई भी फल प्राप्त होता है। यहां से भाग्य भंग योग इसे कहा जाता है। जैसे भाग्य भाव के स्वामी अगर 12वें में बैठ जाएं या 6वें में बैठ जाएं या 8वें में बैठ जाएं या तीसरे में बैठ जाएं तो ऐसी अवस्था में भाग्य का जो प्रभाव है उसको विपरीत परिस्थितियों का सूचक हो जाता है।
कहने का अर्थ है। ठीक उसी तरीके से अगर पंचमेश जैसे अष्टम में बैठे या भाग्येश अगर छठवें में बैठ जाते हैं तो भाग्य में रस्सा कस्सी दे देते हैं, और ये अवस्था उसको कई बार किसी भी तरीके से परेशान करने के लिए काफी होती है। जैसे विवाह में कमजोरी हो, संतान से दिक्कत हो, पढ़ाई में रुकावट हो, व्यापार बंद हो जाए, मन अकुलाहट के साथ उपस्थित होता है, सारा काम बहुत ही जद्दोजहद से पूरी होती है। ऐसी चीजें जन्म कुंडली में अगर लग्न के अधिपति छठवें में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति साहसी होगा, दयालु थोड़ा कम होगा। अब वो उसके कोई भी काम एक बार में ना होकर के 2 बार में 3 बार में सफल होंगे। नौकरी तो उसकी लग जाती है लेकिन एक बार में वो सफल नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में वो पूरा जो है वो पहाड़ चढ़ जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर लग्न पंचम नवम इन भावों के अधिपति, उसके साथ चतुर्थ सप्तम और दशम के अधिपति अगर तीसरे छठवें आठवें और 12वें भाव में बैठेंगे तो उस भाव से संबंधित चिंताएं देते हैं। और कहने का अर्थ यह भी होगा कि ऐसी अवस्था में हमें उस ग्रह की महादशा में निश्चित रूप से अपने प्रत्येक निर्णय को बहुत ही समझदारी से, अपने उस समय का काल जो बीतेगा उसको बहुत ही ज्यादा गंभीरता से, बिना किसी लापरवाही के चिंतन के साथ बिताने की आवश्यकता होती है। ये इतनी सी बात है जिसमें आपको निश्चित रूप से समझना होगा कि ये भाव ऋषभ भाव कहे गए हैं, ये त्रिक भाव कहे गए हैं। तीसरा, छठा, 8वां और 12वां ये दुह स्थान होते हैं। इन्हें छिद्र भाव कहा गया है, जो सोने के कलश में ही अमृत हो भले पर वो टपकता रहता है, और चाहे वो चमड़े का ही थैला क्यों ना हो उसमें अमृत होता है। लग्न पंचम और नवम ये सोने के कलश के साथ अमृत का कलश भी हो जाता है। लेकिन तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जहां बैठते हैं, और या इन भावों में किसी भाव का स्वामी अगर बैठ जाता है तो उससे संबंधित चिंताएं देते हैं। भाग्य का कमजोर हो, कई बार निर्णय कमजोर होता है, कोर्ट केस कचहरी के मामले आते हैं, कारागार में जाना पड़ता है, बंदी गृह में शामिल होना पड़ता है, कई लोगों से मनमुटाव होता है, आसपास के लोगों से झड़प होती है। तो इन सब चीजों से व्यक्ति को ये ग्रह अगर इन भावों में बैठ जाते हैं तो सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता हो जाती है। आप प्रत्येक दिन कार्यक्रम अवश्य देखें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट जाकर के अवश्य चेक करिए। उसमें आपको बहुत सारे आपके जरूरत के हिसाब से बहुत सारे कार्यक्रम मिल जाएंगे, जिसमें आपके लग्न के हिसाब से कौन सा रत्न बनता है, कौन सी दशाएं कैसी जाएंगी, महादशा का निर्धारण कैसे होता है, राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम कैसे आपको प्रभावित कर रहे हैं राहु केतु, उसके बाद मारक ग्रह आपकी कुंडली का कौन सा बनता है, ये विभिन्न लग्नों पे मैंने बनाया है। बहुत सारे कार्यक्रम, उपाय से संबंधित अलग कार्यक्रम है, विवाह के लिए अलग अलग ग्रहों की महत्ती भूमिका अलग अलग बताए गए हैं। उसको अवश्य ही जाकर के देख लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।